ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर मनीष ने फैसला किया था कि वो कुछ दिन शहर के पास वाले जंगल में बिताएगा और वहां पर प्रकृति की गोद में आराम करेगा। और इसी मकसद के साथ उसने सारा सामान लेकर अपने कदम जंगल की तरफ बढ़ाए और शहर के पास वाले जंगल में पहुंचा। वो जो जंगल था वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी था। वहां बहुत कम लोग ही जाते थे। जब वो उस जंगल के अंदर गया तो वहां की जो खूबसूरती थी उसे देखकर उसका जो दिल था वो खुश हो गया। बहुत ताजी हवा थी उस जंगल की और वहां के जो हरे भरे पेड़ थे वो देखकर मनीष के दिल को अलग से ही सुकून मिल रहा था। मनीष ने उस जंगल के अंदर एक नदी देखी और वो उसी नदी में मस्ती करने लगा। पूरा दिन उसने ऐसे ही बिता दिया और रात के वक्त उसने नदी के किनारे ही एक टेंट लगाया और वहीं पर कुछ लकड़ियां जलाकर कैंपिंग करने लगा। आसमान में तारे चमक रहे थे और मनीष उसी बॉनफायर में खाना पका रहा था। खाना खाने के बाद वो वहीं पर लेट गया और सोचने लगा कि अगले दिन उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वो टेंट में सोने के लिए चला गया। उसे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी तभी उसने एक आवाज सुनी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई नदी के पास बैठा हो और वहां पर कोई काम कर रहा हो। उस आवाज को सुनकर मनीष की जो आंखें थी वो खुल गई और उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि आखिर नदी के पास से आवाज आ क्यों रही है। उसे ये लगा कि शायद कोई जंगली जानवर जो है वो उसके टेंट के आसपास है, इसलिए उसने अपनी जो बंदूक थी उसे उठा लिया और टेंट के बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की जो थी वो नदी के पास बैठी हुई थी और वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की को देखकर मनीष को कुछ समझ नहीं आया। मनीष ने सोचा कि आखिर इस जंगल में इतनी रात को इस नदी के पास में ये लड़की कर क्या रही है। और फिर वो जो मनीष था उस मनीष ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहां पर। और जिसके जवाब में और फिर इसके जवाब में उस लड़की ने कहा, मैं तो यहीं पर रहती हूं, आप मुझे बताइए कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मनीष ने कहा, मैं तो यहां पर कैंपिंग करने के लिए आया हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। और फिर वो जो लड़की थी उसने मुस्कुराया और उसने कहा, मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम जानना आपके लिए जरूरी है, मैं चलती हूं यहां से। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मनीष को वो लड़की बहुत पसंद आई थी। मनीष ने कहा, अरे बताओ तो सही, मतलब कहां रहती हो, नाम क्या है। बिना कोई जवाब दिए वो लड़की वहां से चली गई और मनीष उस लड़की को सिर्फ देखता ही रह गया। वो अपने टेंट में वापस चला गया और सो गया। अगले दिन उसने अपना जो सामान था उसे बटोरा और जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। वो जो दिन था उस दिन मौसम कुछ खराब हो गया और बारिश होने लगी। बारिश में सामान को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे सामान को बचाते हुए मनीष एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बदकिस्मती से उसके हाथ में जो मैप था जंगल का उसे वो बचा नहीं पाया और बारिश में गीला होकर वो मैप फट गया। मनीष ने कहा, अरे यार, जंगल का मैप फट गया,
अब मैं रास्ते कैसे पता लगाऊंगा। पूरे दिन बारिश होती रही और रात के वक्त जाकर बारिश रुकी। मनीष एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था जहां वो अपना टेंट लगा सके। और उस जगह की तलाश में मनीष उस जंगल के बहुत अंदर घुस गया और बदकिस्मती से वो जो रास्ता था उसे भटक चुका था। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए, इसलिए उसने सोचा कि अब सुबह सोचा जाएगा कि आखिर करना क्या है। अभी फिलहाल किसी जगह पर टेंट लगाया जाए, और उसे एक जगह मिल भी गई। उसने वहीं पर एक टेंट लगाया और उसके बाद टेंट के सामने कुछ लकड़ियों की मदद से उसने जैसे तैसे आग जलाई। उसे आग जलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश हुई थी और सारी लकड़ियां गीली थी। उसने जैसे तैसे सूखी लकड़ियां ढूंढकर वहां पर आग जलाई और टेंट में घुस गया और ये सोचने लगा कि आखिर अब कल क्या करना है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और उसने सोने का फैसला किया। वो आराम से लेट गया और सो गया। वक्त बीता और उसने एक आवाज सुनी। उसका कोई जो नाम था उसे पुकार रहा था। मनीष, 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 मनीष। ये आवाज सुनकर मनीष उठा और टेंट के बाहर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आवाज जो थी वो आ कहां से रही थी, और तभी उसने फिर से सुना, मनीष, मनीष, मनीष। इस आवाज का पीछा करते करते मनीष कुछ पेड़ों को पार करते हुए जंगल के और अंदर घुसा। जंगली रास्ते को जैसे तैसे पार करते हुए मनीष उस आवाज का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंच गया और उसने वहां पर जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की नहा रही थी और उस लड़की को देखकर मनीष ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। मनीष को ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को पता नहीं चल रहा है कि मनीष उसे देख रहा है, और यही सोचकर मनीष एक झाड़ी में छुपकर उस लड़की को नहाते हुए देख रहा था। और तभी अचानक से उस लड़की ने मनीष को देखा और मनीष बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे लग रहा था कि अब वो पकड़ा गया है और अब न जाने क्या होगा। तभी उस लड़की ने अपने हाथों से इशारा करते हुए मनीष को अपने पास बुलाया, और ये देखकर मनीष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मनीष ने कहा, क्या मैं और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ, तुम यहाँ मेरे पास आओ। मनीष से रहा नहीं गया और उसने अपने कपड़े उतारकर नदी में उतरने का फैसला किया। और वो जो लड़की थी जो नदी में नहा रही थी वो वही लड़की थी जो मनीष को पहले भी मिली थी, और मनीष उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गया था। और उस लड़की के बुलाने पर वो उस नदी में उतर गया। वो लड़की मनीष के साथ मस्ती करने लगी और मनीष से कंट्रोल हो नहीं रहा था। उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? तुमने खुद को रोक क्यों रखा है? आओ, मेरे पास आओ, हम दोनों एक हो जाए। और जैसे ही ये बात उस मनीष ने सुनी तब वो उस लड़की के पास आया और उसने उस लड़की को गले से लगा लिया। जैसे ही उस मनीष ने उस लड़की को गले से लगाया तब उसे ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन तभी उसे अपनी पीठ में थोड़ा दर्द महसूस होने लगा और मनीष ने अपनी पीठ पर देखने की कोशिश करी तो उसने देखा कि उस लड़की के लंबे लंबे जो नाखून थे
वो मनीष की पीठ में घुसे हुए थे। और फिर मनीष ने उस लड़की की शक्ल की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और उसकी शक्ल किसी 100 साल की बूढ़ी औरत की तरह थी। ये देखकर मनीष के मुंह से चीख निकल गई। उसके बाद वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस लड़की ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस मनीष के 2 टुकड़े कर दिए और मनीष के खून से वो जो नदी थी वो लाल हो गई। और मनीष का खून पीकर वो जो लड़की थी, जो कुछ देर पहले एक 100 साल की बूढ़ी औरत की तरह नजर आ रही थी, वो फिर से एकदम खूबसूरत और जवान हो गई। और वो नदी से बाहर निकलकर कपड़े पहनने लगी और कपड़े पहनकर वहां से जंगल में चली गई। और कहते हैं कि आज भी उस जंगल के अंदर वो यक्षिनी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। रात का समय था। ऋषभ कार को ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसे काफी दूर जाना था, जिसकी वजह से उसे रात में भी ड्राइविंग करनी पड़ रही थी। उसे भूख बहुत ही ज्यादा लगी थी, इसी वजह से वो एक ढाबे की तलाश में था। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई भी ढाबा नहीं मिला और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे भूख बहुत ही ज्यादा तेज लग रही थी। काफी देर तक ड्राइविंग करने के बाद उसे एक सुनसान सी रोड पर एक ढाबा नजर आया और उसके बाद ऋषभ ने अपनी कार को वहीं पर रोका और सीधा ढाबे के अंदर चला गया। ऋषभ ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? और फिर ऋषभ वहीं पर एक कुर्सी पर बैठ गया और देखने लगा कि आखिर ढाबे को कौन चला रहा है। लेकिन वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया और उसने फिर से चिल्लाया, अरे कोई है यहाँ पर? तभी वहां अंदर से एक लड़की निकल कर आई जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की ने ऋषभ को देखा और उसके बाद वो ऋषभ के पास आई और उसने कहा, जी बोलिए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? और फिर वो जो ऋषभ था उसने उस लड़की को देखा और ऋषभ ने कहा, क्या ये तुम्हारा ढाबा है? और उसके बाद उस लड़की ने कहा, जी ये मेरा ढाबा है। असल में मैं और मेरी माँ जो है इस ढाबे को चलाती हैं और अभी जो मेरी माँ है वो घर के अंदर खाना बना रही हैं। आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? और उसके बाद ऋषभ ने मेन्यू कार्ड देखा और उसके बाद उसने खाना जो था वो ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद वो लड़की सारा खाना लेकर वहां पहुंची और उसने सारा खाना सजा दिया। ऋषभ ने खाना खाया और उसने कहा, अरे वाह, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह है, मजा आ गया खाकर। और फिर उस लड़की ने मुस्कुराया और उसने कहा, थैंक यू। और ऋषभ ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पूरा तुम्हारा ढाबा खाली पड़ा हुआ है, कस्टमर नहीं आते क्या तुम्हारे पास? और फिर उस लड़की ने कहा, पता नहीं, हम सभी तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन पता नहीं कोई आता क्यों नहीं है। और उसके बाद ऋषभ ने कहा, कोई बात नहीं, किसी को इस ढाबे के बारे में पता नहीं होगा ना, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब जो कोई भी मेरा दोस्त होगा ना, उसे यहाँ से आना जाना होगा तो मैं उसे तुम्हारे ढाबे के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ढाबा एक दिन बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हारा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और दूसरी बात, तुम लड़की होकर इस ढाबे को चला रही हो रात के वक्त, इसके लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैं इसके लिए भी तुम्हारी तारीफ करता हूँ। जैसे ही ऋषभ ने खाना ख़त्म किया और वो खड़ा हुआ, उसने कहा, बताओ पेमेंट कितनी हुई है, कितना हो गया है? और फिर वो लड़की एक कागज़ लेकर उसके पास आ ही रही थी, तभी ऋषभ को चक्कर आने लगे और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। बहुत देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके जो हाथ पैर थे वो बंधे हुए थे और वो एक कुर्सी पर था। पूरे कमरे में अंधेरा था और ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और तभी
वहां उस कमरे की जो लाइट्स थी वो ऑन हुई और ऋषभ ने देखा कि वो जो लड़की थी वो वहीं ऋषभ के सामने खड़ी थी। और ऋषभ ने कहा, ये सब क्या है? हाँ, तुमने मुझे यहां क्यों बांधा हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और फिर उस लड़की ने कहा, ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे तुम? अपना मुंह बंद रखो वरना जान से जाओगे। जैसे ही ये बात ऋषभ ने सुनी तब ऋषभ ने कहा, क्या तुम मुझे जान से मारोगी? जानती भी हो मैं हूं कौन? चुपचाप से मुझे छोड़ दो। अगर मैं खुद से आजाद हो गया तब मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। छोड़ो मुझे। और फिर उस लड़की ने ऋषभ के हाथ और पैर जो थे उन्हें आजाद कर दिया। और उसके बाद ऋषभ खड़ा हुआ और उसने उस लड़की को एक कस के चाटा मारा, लेकिन उस चाटे का जो असर था वो उस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और उस लड़की को कोई फर्क पड़ा ही नहीं। वो लड़की हंसने लगी। उस लड़की को हंसता हुआ देखकर ऋषभ ने कहा, लगता है तुम पागल हो। हाँ, अब बताओ ये सब क्यों किया तुमने? और फिर वो जो लड़की थी वो हंसने लगी और उसने कहा, एक और बार हाथ लगाओ। और फिर ऋषभ को बहुत गुस्सा आया और उसने एक चाटा और मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसके जो हाथ थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और उसके हाथ ऐसे हो गए जैसे उसके हाथ पर उसका कंट्रोल था ही नहीं। ऋषभ के हाथ पर उसका खुद का ही कंट्रोल नहीं था और ऋषभ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर उस लड़की ने अपना असली रूप दिखाया। वो जो लड़की थी वो हंसने लगी और उस लड़की को हंसता हुआ देखकर ऋषभ समझ गया कि वो जो लड़की है वो कोई आम इंसान नहीं है। ऋषभ ने कहा, क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो? उस लड़की ने एक चुटकी बजाई और उसके बाद ऋषभ जो था वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक कमरे के अंदर है और उसके मुंह में कपड़ा घुसा हुआ है। वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। वो लड़की वहां पर आई और उसने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो, वरना जान से जाओगे, समझे? और फिर ऋषभ ने कहा, ऋषभ के मुंह में कपड़ा घुसा हुआ था जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और सिर्फ चुपचाप वो सुनता रहा। और उस लड़की ने कहा, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। हाँ, तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकाल ही देती हूं। यह कहकर उस लड़की ने ऋषभ के मुंह से कपड़ा निकाल दिया और उसके बाद ऋषभ ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसी लड़की निकलोगी। हाँ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। और फिर उस लड़की ने कहा, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो, समझे? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए एक बार चुटकी बजाई और उसके बाद ऋषभ वहीं बेहोश हो गया। ऋषभ ने अपने शरीर के ऊपर से कंट्रोल जो था उसे खो दिया और उसे नशा होने लगा। उसकी आंखें सिर्फ खुली हुई थीं और वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। और वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी और उसके बाद ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेहोश हो गया। सुबह सुबह उसने चिड़ियों की जो आवाजें होती हैं उन्हें सुना और काफी तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से वो होश में आया और उसने अपने आसपास जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो जिस कमरे में था वो कमरा वहां से गायब था और उसने देखा उसकी कार जो थी वो वहीं साइड पर खड़ी थी। वो हैरान हो गया क्या कि रातों रात वो पूरा ढाबा जो था वो गायब कहाँ हो गया। और उसके बाद उसने अपने आप को देखा तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर ऋषभ जोर से चिल्लाया और सीधा अपनी कार में जाकर घुस गया। जैसे तैसे ऋषभ वहां से निकला और उसे समझ आ गया कि वो जो लड़की थी वो
मायावी लड़की थी और वो जो ढाबा था वो भी एक माया जाल था जिसे उस लड़की ने बिछाया हुआ था और ऋषभ उस माया जाल में फंस गया। सूरज ऑफिस से घर आ गया था और आराम कर रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन जो था वो वाइब्रेट हुआ और उस फ़ोन के अंदर किसी का मैसेज आया। सूरज ने जैसे ही मैसेज देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो कि साफ साफ गवाही दे रही थी कि मैसेज किसी खास का है। और सूरज मैसेजेस पर बात करने लगा। मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का था और वो कभी मिले नहीं थे। उनकी जो मुलाकात थी वो सोशल मीडिया पर हुई थी और बात करते करते उनकी बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि वो रिलेशनशिप में आ गए। वैलेंटाइंस डे आने ही वाला था और जो सूरज की गर्लफ्रेंड थी उसने कहा, इतना वक्त हो गया है, हम सिर्फ मैसेजेस पर और कॉल पर बात करते रहते हैं, कभी मिले नहीं हैं। देखो वैलेंटाइंस डे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। और फिर सूरज ने जब ये बात सुनी तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद वो जो सूरज की गर्लफ्रेंड थी उसने कहा, मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस मैसेज कर दे रही हूँ, तुम वैलेंटाइंस डे पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ठीक है। और फिर सूरज ने कहा, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपने घर का जो एड्रेस था वो मैसेज किया और वो दोनों आपस में नॉर्मली फिर से बात करने लगे। कई दिन बीते और उसके बाद वैलेंटाइंस डे जो था वो आ गया। सूरज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए और उसके बाद वक्त बीतता गया और वो पूरा रेडी होकर अच्छे से तैयार होकर अपने घर से निकला। वो अपनी बाइक पर था और जो भी एड्रेस था वो उस एड्रेस को ढूंढता ढूंढता शहर के बाहर तक आ गया, लेकिन वो जो एड्रेस था वो मिल नहीं रहा था। इसलिए उसने अपनी बाइक को रोका और वहीं पर एक पनवाड़ी की दुकान पर गया और उसने वो एड्रेस दिखाते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एड्रेस जो है वो कहाँ पड़ेगा? और उसके जवाब में उस पनवाड़ी ने कहा, लाइए दिखाइए। उसने वो एड्रेस देखा और उसने कहा, ये एड्रेस, इस एड्रेस पर क्यों जाना है आपको? और वो जो सूरज था उसने कहा, बस मुझे कुछ काम है, आप बताइए कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। और वो जो पनवाड़ी था उसने कहा, मैं बता तो दूंगा लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। जैसे ही ये बात सूरज ने सुनी तब सूरज ने कहा, अरे आप मुझे एड्रेस बताइए ना, आपको क्या पता वहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है, हाँ आप मुझे एड्रेस बताइए। और फिर उस पनवाड़ी ने एड्रेस बता दिया। देखिए यहाँ से आप जाएंगे ना 2 किलोमीटर आगे तो एक जंगली रास्ता आएगा, उस जंगली रास्ते को पकड़कर आप 3 किलोमीटर चलेंगे ना तो ये वाला जो एड्रेस है वो आ जाएगा। और फिर सूरज ने कहा, जंगली रास्ता, ये जो एड्रेस है वो जंगली रास्ते से जाने पर मिलेगा। और फिर उस पनवाड़ी ने कहा, हाँ हाँ और कोई रास्ता नहीं है। सूरज ने कहा, ठीक है। वो अपनी बाइक पर बैठा और उसके बाद जैसे जैसे उस पनवाड़ी ने बताया था वैसे वैसे वो रास्ते पर अपनी बाइक को लेकर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो जो घर था वो एक वीरान सुनसान इलाके में था और घर जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो घर नहीं बल्कि एक महल है। वो महल जैसा घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और सूरज को इस बात का तो पता चल गया था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसके बाद उसने अपनी जो बाइक थी वो घर के बाहर रोकी और सीधा घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को खटखटाया, तभी अचानक से दरवाज़ा जो था वो अपने आप ही खुल गया। वो महल जैसा घर जैसे बाहर से दिखने में खूबसूरत था उससे कई ज़्यादा अंदर से था और सूरज अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए उसे पुकारने लगा। तभी वहीं अंदर से एक आवाज़ आई, आ जाओ, मैं यहाँ किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी तब से। सूरज घर के अंदर चला गया और उसके बाद वो जो दरवाजे थे वो अपने आप ही बंद हो गए। अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड आई और उसने कहा, तो आखिरकार तुम मेरी आंखों के सामने हो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, ये सब एक सपने की तरह लग रहा है। और फिर सूरज ने कहा, हाँ तुम भी मेरे सामने हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड को गले से लगा लिया और उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बातों ही बातों में सूरज ने कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे एक पनवाड़ी मिला था, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था
उसके बाद मैंने एक पनवाड़ी से पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। उस बेवकूफ़ ने कहा कि इस एड्रेस पर कोई रहता ही नहीं है। और उसके बाद वो जो सूरज की गर्लफ्रेंड थी उसने कहा हाँ उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं हाल ही में शिफ्ट हुई हूँ ना और उसे नहीं पता होगा। सूरज ने कहा अरे यार तुम्हारा घर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन तुमने ऐसे इलाके में घर क्यों लिया? यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा है और जंगली एरिया भी है। जिसके जवाब में उस सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा अरे ऐसे ही, यहाँ पर बस शांति रहती है। वहाँ शहर में बहुत शोर शराबा होता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे शांति पसंद है जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर घर लिया है। और ये जैसे ही बात सूरज ने सुनी तब उसने कहा हाँ कह तो सही रही हो, मेरा भी मेन सिटी में घर है लेकिन वहाँ पर हमेशा गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं और शोर शराबे से मेरा दिमाग जो है वो खराब होता रहता है। सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा अब तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। सूरज वहीं सोफे पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। 10-15 मिनट बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आई और जैसे ही सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो देखता ही रह गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक नया ड्रेस पहना हुआ था और उस ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूरज जो था वो अपनी जो नज़रें थी उन्हें हटा नहीं पा रहा था और ये देखते ही सूरज की जो गर्लफ्रेंड थी वो मुस्कुराने लगी और उसने कहा क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? जिसका जवाब देते हुए सूरज ने कहा तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग से अप्सरा इस धरती पर उतर आई है। सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा चलो चलो अब ये झूठी तारीफ मत करो और मैंने खाना बनाया है, खाना खाते हैं चल के। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर गए और वहां पर खाना जो था वो सजा हुआ था। खाने को देखकर सूरज ने कहा क्या इतना सारा खाना तुमने अकेले बनाया है? और सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा हाँ मैंने बनाया है। अब तुम पहली बार आ रहे थे, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो मेरे दिमाग में जो जो था मैंने सब बना दिया। और फिर सूरज ने कहा क्या बात है, तुम तो खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी मेहनती भी हो। अगर हम दोनों की शादी हो जाए तब तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। सूरज की गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा हो जाए क्या, होगी ही, चलो अब खाना खाओ। वो दोनों खाना खाते रहे और आपस में इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना ख़त्म किया और उसके बाद सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा पेट भर गया, अच्छा लगा खाना? और फिर सूरज ने कहा हाँ काफ़ी अच्छा खाना था, पेट तो भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी। और फिर सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा क्या, मैं कुछ समझी नहीं इस चीज़ का मतलब, पेट भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी। सूरज ने हंसते हुए कहा अरे खाने की भूख तो मिट गई लेकिन जो तुम्हें खाने की भूख लगी है उसका क्या करूं? सूरज की गर्लफ्रेंड मुस्कुराने लगी और उसने कहा चलो बहुत बदमाश हो गए हो तुम, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ और वहाँ पर थोड़ी देर आराम करना, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर मैं वापस आऊँगी। सूरज की गर्लफ्रेंड उसे एक कमरे में ले गई और कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस कमरे को देखकर सूरज ने कहा वाह यार, ये कमरा तो एकदम किसी 7 स्टार होटल के कमरे जैसा है, देखकर मज़ा आ गया। सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा हाँ कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम ही इस कमरे में रहना मेरे साथ, ठीक है? चलो बैठ जाओ, मैं आती हूँ, अभी थोड़ा काम है ना, निपटा लूँ। ये कहकर सूरज की गर्लफ्रेंड वहाँ से जा ही रही थी, तभी अचानक से सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। सूरज ने कहा अरे कहाँ जा रही हो, रहने दो, मत जाओ, मेरे पास रहो। जिसके जवाब में सूरज की गर्लफ्रेंड ने कहा अरे अभी कुछ काम है। और फिर सूरज ने कहा ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ ऐसा मत करो यार। सूरज ने कहा क्या बात है, हाँ कौन सा काम है ऐसा जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? और फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा बस है कुछ, घर की थोड़ी सफाई है, वो कर लो, उसके बाद आती हूँ। सूरज ने अपनी गर्लफ्रेंड को जाने नहीं दिया और उसके बाद उसने दरवाज़ा जो था वो बंद कर दिया और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लगा। सूरज ने लाइट्स ऑफ कर दी और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे को प्यार करते रहे और टाइम बीतता गया और जब उन्हें नींद आ गई तो वो दोनों सो गए। कुछ देर बाद रात के तकरीबन 2 बजे सूरज जो था उसे एक अजीब सी गंदी बदबू आने लगी और वो गंदी बदबू इतनी ज़्यादा भयानक थी कि सूरज से रहा नहीं गया और उसकी नींद जो थी वो टूट गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो जो कमरा जो अभी थोड़ी देर पहले किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था, वो कमरा एकदम डरावना सा था
और उस पर जगह जगह मकड़ी के जो जाले थे वो बिछे हुए थे। पूरे कमरे में अंधेरा था और उसे गंदी सी बदबू आ रही थी, जैसे न जाने कितने सालों से कोई लाश वहां पर सड़ रही हो। तभी उसकी जो नजर थी वो अपनी गर्लफ्रेंड पर गई, जो कि उसके बगल में ही सोई हुई थी। और जैसे ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा तो उसकी जो रूह थी वो कांप गई। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो सोया था, उसकी गर्लफ्रेंड का शरीर पूरा काला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की किसी कोयले से बनी हो। वो बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी। उसके लंबे लंबे गंदे से नाखून और उसके जो दांत थे वो किसी कुत्ते के दांतों जैसे थे और उसके शरीर में कई जगह कीड़े लगे हुए थे। ये देखकर जो सूरज था उससे रहा नहीं गया और उसका जो मन था वो उल्टी करने का हो रहा था। सूरज वहां से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उसने देखा कि वो जो महल जैसा घर था वो कोई महल जैसा घर नहीं था, बल्कि वो एक खंडहर था जहां पर जगह जगह मकड़ी के जाले और गंदी चीजें पड़ी हुई थी। सूरज ने डाइनिंग टेबल पर देखा तो वहां पर जो खाना था जिसे थोड़ी देर पहले सूरज ने बड़े चाव से खाया था, उस डाइनिंग टेबल पर प्लेटों में कीड़े मकोड़े रखे हुए थे, जिसका मतलब सूरज ने अभी थोड़ी देर पहले स्वादिष्ट खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े खाए थे। और ये सब देखकर सूरज का जो दिमाग था वो घूमने लगा और वो वहीं पर खून की उल्टियां करने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसका वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे वहां से भागना पड़ेगा। और सूरज ने बिना कोई देरी किए अपने जो कदम थे वो वहां घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए और वो घर से बाहर जाने ही वाला था। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही सूरज ने ये देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो दरवाजा खोलने की बार बार कोशिश करने लगा। वो अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीट रहा था और उसके बाद फिर भी दरवाजा जो था वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खोल पाना एकदम नामुमकिन है। सूरज बार बार कोशिश कर ही रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे दूर जाने के लिए तुम मान नहीं रहे थे और अचानक से क्या हो गया? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी जिसे सूरज अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था वो अपने असली रूप में वहां खड़ी थी और उसके शरीर में जगह जगह कीड़े लगे हुए थे। और सूरज की गर्लफ्रेंड यानी कि उस लड़की ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? तुम मेरे हो, मेरे। सूरज ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। और फिर उस लड़की ने कहा, तुमने मुझसे प्यार किया था या मेरे शरीर से? अभी तक मेरा शरीर साफ सुथरा था तो तुम मुझे चाहते रहे थे और अब तुमने मेरा असली शरीर देखा तो तुम्हें घृणा आ रही है। तुमने मुझसे प्यार किया या मेरे शरीर से? सूरज ने कहा, देखो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे जाने दो। वो जो लड़की थी वो सूरज को जबरदस्ती पकड़कर उस कमरे में वापस ले गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। सूरज बार बार अपनी जान की भीख मांग रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और वो जो सूरज की गर्लफ्रेंड यानी कि वो लड़की थी उसने दरवाजा बंद कर दिया और जबरदस्ती वो सूरज के करीब आने लगी। उस लड़की के शरीर पर लगे हुए कीड़े देखकर सूरज को घिन आ रही थी और वो खून की उल्टियां कर रहा था, लेकिन उस लड़की को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो जबरदस्ती सूरज के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। इतना भयानक और डरावना नजारा देखकर सूरज की जो रूह थी वो कांप गई और वो खौफ से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो उसी बिस्तरे पर अंडे दे रही थी और उसने वहां पर लगभग दर्जनों अंडे दिए हुए थे। और सूरज ने जब ये देखा तो वो खौफ से चिल्लाने लगा और उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम पापा बन गए, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं, समझे? तो और फिर सूरज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद
वो जो अंडे थे उनमें हलचल होने लगी और उनके ऊपर दरारें आने लगी और उस लड़की ने कहा, देखो देखो तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया में, तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया में, देखो देखो देखो। देखते ही देखते वो सारे अंडे टूट गए और उन अंडों में से एक अजीब से जीव निकले जिनकी जो शक्ल थी वो सूरज से मिल रही थी, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने और घिनौने थे। तभी वो जो लड़की थी उसने कहा, बच्चों भूख लगी होगी, तुम्हारा खाना तैयार है, तुम्हारे पापा अपने पापा को खा लो और बड़े हो जाओ। वो जितने भी अंडों में से निकले हुए जीव थे वो सूरज के ऊपर टूट पड़े और वो सूरज को कच्चा चबाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने सूरज को खाकर उसे जान से मार दिया और आखिर में सूरज का सिर्फ कंकाल ही उस बिस्तरे पर मिला और उस पूरे घर में उस लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती रही। एक खूबसूरत सा एक राज्य था। उस राज्य के एक जंगल में उस राज्य का राजकुमार शिकार कर रहा था और तभी अचानक से पीछे से एक व्यक्ति भागते हुए आया और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, राजकुमार राजकुमार, एक मुसीबत आ गई है। आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है अचानक से। जैसे ही ये बात उस राजकुमार ने सुनी तब वो भागते हुए अपने घोड़े के पास गया और अपने घोड़े पर बैठकर उसने राजमहल की तरफ तुरंत निकलने का फैसला किया। थोड़ी देर में वो राजमहल पहुंचा और घोड़े से उतरकर सीधा राजमहल में घुस गया। जैसे ही वो उस राजमहल में घुसा तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा। जैसे ही वो राजकुमार अपने पिता यानी कि राजा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता यानी कि उस राज्य के राजा जो थे वो बिस्तरे पर काफी बुरी हालत में पड़े हुए थे और वो अपने पिता के पास भागते हुए गया और उसने कहा, पिताजी आपको क्या हुआ है? पिताजी अभी तक तो आप ठीक थे, अचानक से आपको क्या हो गया है? और फिर वो जो राजा थे उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास समय बहुत कम बचा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही ये बात राजकुमार ने सुनी तो उसने कहा, नहीं पिताजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वैद्य कहाँ है? वैद्य को किसी ने बुलाया नहीं? और फिर वहीं पर एक आदमी खड़ा था, उसने कहा, राजकुमार मैं यहीं पर हूँ। और फिर उस राजकुमार ने कहा, आप यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हैं? यहाँ मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और आप यहाँ पर सिर्फ हाथों पर हाथ रख के खड़े हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? उपचार कौन करेगा? और फिर वो जो वैद्य था उसने कहा, माफ करिएगा राजकुमार, लेकिन अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। मैंने जो हो सकता था वो करके देख लिया, लेकिन शायद अब यही नियति है, अब इसे कोई टाल नहीं सकता। अब महाराज का आखिरी वक्त आ गया है। और फिर राजकुमार ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं आपको जान से मरवा दूंगा। और फिर वो जो राजा थे उन्होंने कहा, अपनी जबान को लगाम दो पुत्र, ऐसा नहीं बोलते, वो तुमसे बड़े हैं। मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं उन्हें भूलो मत। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, समझे तुम? उन पर गुस्सा करना छोड़ दो। शायद यही मेरा आखिरी वक्त है, शायद यही मेरी मृत्यु का वक्त है और अब मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पुत्र मेरे पास आओ। और फिर जैसे ही राजकुमार ने ये बात सुनी तब वो अपने पिता के पास आया और उसने कहा, जी पिताजी बोलिए, मैं क्या करूं? क्या आज्ञा है मेरे लिए? मैं आपके लिए पूरी दुनिया जीत लूंगा, बस आप एक बार हुक्म करिए। और फिर वो जो राजा थे उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, कान अपने पास लाओ। और फिर वो जो राजकुमार था वो अपने कानों को अपने पिताजी के मुंह के पास ले गया और वो जो राजा थे उन्होंने कहा, पुत्र वो वापस आ गई है, उससे हमारे इस राज्य की रक्षा करना, समझ गए तुम? और मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझे? वो आ गई है पुत्र, वो आ गई है। जैसे ही राजकुमार ने ये बात सुनी तब उसने कहा, क्या पिताजी, कौन आ गई है? आप मुझे बताइए, कौन आ गई है? और फिर वो जो राजा थे उन्होंने कहा, यक्षिणी
ये कहते ही राजा की जो दिल की धड़कनें थी वो रुक गई और उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो पूरे राज्य में शोक का माहौल बन गया और पूरे गांव में लोग रो रहे थे, क्योंकि वो जो राजा थे वो दिल के बहुत अच्छे थे और प्रजा को काफ़ी खुश रखते थे। और उनके मरने से पूरे राज्य में एकदम सन्नाटा सा पसर गया था और हर कोई शोक मना रहा था। उस राज्य के जो राजकुमार थे वो पागलों की तरह रो रहे थे, वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। तभी मंत्री ने आकर राजकुमार से कहा, महाराज अब ये समय रोने का नहीं है, अब आप ही यहाँ के राजा हैं और आपको ही यहाँ का सब कुछ संभालना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने दिल को मजबूत रखें, समझे आप। और फिर वो जो राजकुमार था उसने अपने आंसू पोंछे और उसके बाद कुछ दिनों बाद सारी प्रक्रिया खत्म करने के बाद अंतिम संस्कार की। वहाँ पर उस राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ और वो वहाँ का राजा बन गया। ऐसे ही कई दिन बीतते रहे और तभी अचानक से उस राजा को एक खबर मिली। एक आदमी आया और उसने बताया, महाराज एक ज़रूरी सूचना है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस पर ध्यान दें। और फिर उस राजा ने कहा, बोलो मैं सुन रहा हूँ। और उस आदमी ने कहा, असल में हमारे राज्य में एक गांव है और अचानक से उस गांव के पूरे लोग मर गए। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तब वो हैरान हो गया और उसने कहा, क्या, लेकिन कैसे? और फिर वो जो व्यक्ति था उसने कहा, पता नहीं महाराज, जब मैं वहां से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि उस गांव से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी और जैसे ही मैं उस गांव में गया तो मैंने देखा कि वहां हर जगह सिर्फ लाशें बिछी हुई हैं और वो बहुत ही डरावना और भयानक नज़ारा था। मैं जैसे तैसे वहां से यहाँ तक आया हूँ ये सब आपको बताने के लिए। और फिर वो जो राजा था उसने कहा, आप सभी मंत्रीगणों को क्या लगता है ये सब कैसे हुआ होगा? तभी एक मंत्री खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज मुझे तो लगता है ये सब डाकू का काम है, वही ये सब कर सकते हैं। और फिर दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सैनिकों ने जितने भी डाकू यहाँ पर थे हमारे राज्य में सबको मार दिया था। और राजा जो था वो सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, ठीक है, एक सेना की टुकड़ी वहाँ उस गांव में भेजो और जांच पड़ताल करो कि आखिर वहाँ पर ये जो मौतें हुई हैं वो आखिर कैसे हुई हैं। ठीक है, जाओ। कुछ दिनों बाद वो राजा बैठा हुआ था और उस राजा ने कहा, मंत्रीगणों मुझे एक बात बताओ, वो जो सेना की टुकड़ी वहां गई थी गांव वालों की मौत का पता लगाने के लिए, क्या वो वापस लौटी? और फिर एक मंत्री ने कहा, नहीं महाराज वो अभी तक वापस नहीं आई। जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तब उसने कहा, क्या वो वापस नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से तो वो गांव इतना दूर नहीं है, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। क्या कर रहे हैं वो वहां पर? और सारे मंत्रीगण जो थे उन्होंने अपना सर नीचे करते हुए कहा, पता नहीं महाराज, कोई खबर नहीं है। वो जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और उन्होंने कहा, आखिर काम करने का मन है या नहीं है? हाँ, अगर मैं अपने पिताजी की तरह सख्त नहीं हूं तो क्या आप फायदा उठाएंगे? ठीक है, आपके बस के कुछ भी नहीं है, मैं ही वहां पर जाऊंगा। जैसे ये बात मंत्रियों ने सुनी तो उन्होंने कहा, देखिए महाराज आप ऐसा मत कहिए, अगर आप वहां पर जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि हमारे राज्य के मंत्रीगण आखिर किसी काम के नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए राजा को जाना पड़ रहा है। और फिर उस राजा ने कहा, तो आप ऐसे कार्य करते क्यों हैं कि आपको अपमान सहना पड़े? क्यों नहीं आए वो सैनिक अभी तक? किसी के पास है कोई जवाब? तभी एक मंत्री ने कहा, माफ करिए महाराज, हम कुछ करते हैं। कुछ दिन और बीते और वहां पर सुबह सुबह एक मंत्री खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और फिर महाराज ने कहा, बोलो क्या समस्या है? उस मंत्री ने कहा, असल में वो जो सेना की टुकड़ी गई थी उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब मारे गए। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी तब वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या वो सभी मारे गए? कैसे? जिसके जवाब में उस मंत्री ने कहा, पता नहीं महाराज, लेकिन उनकी जो लाशें हैं वो बहुत बुरी हालत में मिली है। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा है कि मौत काफी दर्दनाक हुई है। वो जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा, बस अब बहुत हुआ, एक मजबूत संगठन तैयार करो। मैं उस गांव में जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर मौत हो कैसे रही है। हमारे गांव वालों की मौत हो गई, हमारे सैनिकों की मौत हो गई, और जो कोई भी इन मौतों के पीछे है मैं उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि वो अगली बार जन्म लेने से भी कांपेगा।
सारे मंत्रीगणों ने अपना सर हिलाया और उसके बाद अगले ही दिन एक मजबूत संगठन तैयार किया गया और वो राजा उस संगठन के साथ उस गांव की तरफ निकल गया। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो जो राजा था वो उस गांव के बाहर पहुंचा और फिर उस राजा ने कहा, जाओ सभी के सभी गांव में हर चीज छान मारो और पता लगाओ कि आखिर ये मौत हुई कैसे है। और राजा खुद भी उस गांव में गया। जैसे ही वो गांव के अंदर घुसा, उसे बहुत ही भयानक और घिनौनी बदबू आने लगी। जगह जगह पर लाशें पड़ी हुई थी और वहां का जो नजारा था वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस राजा ने कहा, सब अलग अलग हो जाओ, पूरे गांव में फैल जाओ, कोई भी गांव का कोना बचना नहीं चाहिए। मुझे कारण चाहिए कि आखिर ये सारी मौतें हुई कैसे हैं। समझ में आ गया? और फिर सबने हाँ में सर हिलाया और हर कोई छोटे छोटे संगठन बनाकर चारों जगह फैल गया। राजा भी गांव में इधर से उधर देख रहा था कि आखिर कोई सुराग मिले जिससे मौत के कारण का कुछ पता लग पाए। और वो गश्त लगाता हुआ एक घर के बाहर से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक घर में से एक लड़की की रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही उसे उस लड़की की रोने की आवाज आई तब वो अपने घोड़े से उतरा और सीधा उस घर की तरफ भागा। उसने देखा कि दरवाजा जो था वो बंद था और अंदर से उस लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। और फिर उस राजा ने एक जोरदार लात उस दरवाजे को मारी, जिसकी वजह से वो दरवाजा टूटकर अलग हो गया। और राजा ने अंदर देखा तो एक लड़की जो कि बहुत बुरी हालत में थी, वो वहीं पर एक कोने में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। और उसके बाद उस राजा ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अब तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो ये सब हुआ कैसे, किसने किया ये सब? और फिर वो जो लड़की थी वो रोते हुए कहने लगी, आप इस राज्य के नए राजा है ना? और फिर उस राजा ने हाँ में सर हिलाया और उस राजा ने कहा, तुम पहले खड़ी हो जाओ और अपने आंसू पोंछो। उस लड़की ने रोते हुए कहा, कैसे अपने आंसू पोंछूं? मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरे माता पिता मारे गए, उनकी लाशें यहीं सड़ रही हैं। जैसे ही उस राजा ने घर के कोने देखे तो घर के कोनों में उस लड़की के माता पिता की जो लाशें थी वो काफी बुरी हालत में पड़ी हुई थी और वो जो लाशें थी वो सड़ना शुरू हो गई थी। उस राजा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और राजा ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मैं इन सारी मौतों के पीछे जो कारण है उसका पता लगाना चाहता हूँ और तुम मेरी मदद करोगी, समझी? चलो मेरे साथ। वो राजा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उस घर से बाहर ले जाने लगा। तभी वो जो दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो गया और वो राजा काफी हैरान हुआ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी और वो दरवाजा जो था वो खुल ही नहीं रहा था। राजा ने कहा, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? और फिर वो जो लड़की थी उसने कहा, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। और फिर जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तो उसने कहा, क्या कहा तुमने? ये दरवाजा नहीं खुलेगा? क्यों? और वो जो लड़की थी वो कुछ कदम पीछे गई और उसने कहा, विक्रांत का बेटा है ना तू, वो भी जवानी में तेरी तरह ही था, एकदम सुंदर सा जवान मर्द जैसे तू है। विक्रांत जो था वो उस लड़के के पिताजी का नाम था जो कि अब राजा बन चुका था। उस राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी का नाम अपने मुंह से लेने की? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर अब तुम जीना नहीं चाहती? और फिर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, कौन मारेगा? तू मारेगा? तू मुझे मारेगा? हाँ, मार के दिखा। और फिर वो जो राजा था उसने कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझी तुम? मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपनी तलवार से जान से मार दूं, समझी? वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे उस राजा के पास आने लगी और उसने कहा, ये तेरा गर्म शरीर, छूते ही शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। कुछ सालों पहले तेरे पिता को भी ऐसे ही छुआ था। उसके बाद से कोई भी मुझे खुश नहीं कर पाया। इतने सालों तक कैद में रही और मेरे अंदर की जो वाएं बढ़ती गई और आज तुम मुझे मिला है और आज तुम मेरी प्यास बुझाएगा। राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और ये सब जो कुछ भी था ये सारी बातें उसकी बर्दाश्त से बाहर चली गई थी। इसलिए उसने अपनी तलवार निकाली और उस लड़की की तरफ वार किया, लेकिन उसकी तलवार का जो वार था वो उस लड़की के आर पार चला गया और उस लड़की को एक खरोच तक नहीं आई। और वो जो लड़की थी वो पागलों की तरह हंसने लगी। उस लड़की ने कहा, कोई
राज्य बचाना है तो बातें मानो, वरना ये जो तुम्हारा राज्य है, जैसे ये गांव के लोग रहे हैं वैसे तुम्हारे राज्य के सारे लोग मारे जाएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझे? वो जो राजा था वो समझ गया था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, और उस राजा ने कहा, कौन हो तुम, कौन हो और क्या चाहती हो तुम? और फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में बताया नहीं? अच्छा तो तुम हो यक्षिनी? हाँ। और फिर उस लड़की ने कहा, लगता है तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में बताया। क्या उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मेरे साथ रात गुजारी है और हमने बहुत मजे भी किए हैं? जैसे ही ये बात उस राजा ने सुनी तो उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के बारे में ये बोलने की? ये कहकर वो जो राजा था वो अपनी तलवार निकालकर उस लड़की पर वार करने लगा, लेकिन उसके जो सारे वार थे वो सब बेकार हो गए और उस लड़की को एक खरोच भी नहीं आई और वो लड़की बार बार पागलों की तरह हंस रही थी। उस राजा के किसी वार का असर उस लड़की पर नहीं हुआ और वो लड़की मुस्कुराते हुए वहां उस राजा के पास आई और उसने मुस्कुराते हुए एक उंगली उस राजा के शरीर पर रखी और उंगली रखते ही वो जो राजा था उसका शरीर एकदम पैरालाइज्ड हो गया और वो वहीं पर गिर गया। वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और उस लड़की ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? अब अपनी तलवार चलाओ। हाँ, अब अपनी तलवार चलाओ। ओह, अब तो तुम अपना शरीर नहीं कंट्रोल कर सकते। बहुत बुरा हुआ। वो जो राजा था वो अपना मुंह बस चला पा रहा था और उस राजा ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? और फिर उस लड़की ने कहा, जो मुझे चाहिए उसकी चिंता मत करो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। समझे? वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे उस राजा के कपड़े उतारने लगी और वहां पर उसने जादू से एक बेड मंगा लिया। ये सब देखकर वो जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने कहा, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो, समझी तुम? ये बिल्कुल गलत है। उस लड़की ने कहा, जो सही है मैं कर रही हूँ, सही गलत का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। समझे? वो जो लड़की थी वो अपने असली रूप में आई और वो उस राजा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगी। वो राजा चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। वो उस यक्षिनी को मौत के घाट उतार देना चाहता था, लेकिन उसका जो शरीर था वो काम कर ही नहीं रहा था। उसका कोई भी जोर अपने शरीर पर नहीं था। वो राजा मन ही मन कह रहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा। और फिर उस यक्षिनी ने कहा, शांत करो और ऐसे करो, घबराओ मत। अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुम्हारे राज्य को कुछ भी नहीं करूंगी। बाहर से वो जो बाकी के सैनिक थे वो हर जगह राजा को ढूंढ रहे थे, लेकिन राजा उस घर में बंद था। चाहकर भी वो राजा अपने सैनिकों को आवाज नहीं लगा पा रहा था क्योंकि उस कमरे से बाहर आवाज जा ही नहीं रही थी। उस राजा ने कहा, देखो देखो, अगर मेरे सैनिक अंदर आ गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी तुम? और फिर उस यक्षिनी ने कहा, जब राजा ही मेरा कुछ नहीं कर पाया तो सैनिक क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? राजा मजबूर वहीं पर पड़ा रहा और काफी देर तक यही सब चलता रहा। वो जो यक्षिनी थी वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी और वो आराम करने लगी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर वो जो राजा था उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उस राजा को ये तो समझ आ गया था कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस यक्षिनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसे अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो वहीं पर चुपचाप पड़ा रहा और उसके बाद उस यक्षिनी की आंखें खुली और वो उस राजा को देखने लगी तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। और ये सब देखकर उस यक्षिनी ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? हाँ? जिसके जवाब में उस राजा ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। क्या तुम इतने सालों से कैद में थी? और फिर वो जो यक्षिनी थी उसने कहा, हाँ, इतने समय तक मैं कैद थी। जब तक मैं कैद थी मेरी जिंदगी एकदम बेकार हो गई थी, बहुत बेकार, मैं बता नहीं सकती। और फिर उस राजा ने कहा, मुझे माफ करना, तुम इतने सालों तक कैद में थी, लेकिन एक बात बोलो, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे अच्छी लगने लगी हो। और फिर उस यक्षिनी ने कहा, क्या सच में? वो जो यक्षिनी थी वो उस राजा के और करीब आ गई और उसके बाद उस राजा ने कहा, अच्छा सुनो,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर जैसे ही यक्षिनी ने यह बात सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? और फिर वो जो राजा था उसने कहा, हाँ, क्या तुम नहीं करोगी? हाँ बोलो, 1 मिनट, तुम रो क्यों रही हो? और फिर उस यक्षिनी ने कहा, इतने साल बीत गए, इतने सारे मर्द मिले, लेकिन हर किसी ने सिर्फ जिस्म की भूख मिटाई। किसी ने मुझे अपनाया नहीं। तुम पहले हो जिसने मुझे अपनाने की बात कही। तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। हर कोई जिस्म की भूख से मेरे पास आता था, लेकिन तुमने आज मुझे अपनाने की बात। और फिर उस राजा ने कहा, हाँ समझ सकता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बाहर सैनिक इधर से उधर घूम रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर हैं, तो तुम जिस लड़की के रूप में थी उस लड़की के रूप में वापस आ जाना और मैं भी कपड़े पहन लेता हूँ, और उसके बाद हम राजमहल में वापस चलेंगे और फिर तुम मेरी रानी बन के रहना। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। जब यक्षिनी ने यह बात सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ में सर हिलाया, और उस राजा का जो शरीर था वो फिर से काम करने लगा और उसके शरीर पर फिर से कपड़े आ गए, और वो जो यक्षिनी थी वो लड़की के रूप में वापस आ गई। वो दोनों उस घर से बाहर निकले और उस राजा ने अपने सैनिकों को आवाज लगाई, और राजा की आवाज सुनकर सारे सैनिक दौड़े दौड़े आए, और सैनिकों ने कहा, महाराज आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे, और ये लड़की कौन है? और फिर राजा ने कहा, अरे मैं यहीं से गुजर रहा था तो ये यहाँ पर रो रही थी, इसके माता पिता की मौत हो गई है और लाश अंदर सड़ रही है, तो बेचारी सदमे में थी। क्या तुम्हें कुछ पता चला कि आखिर ये सब जो लोगों की मौत हुई है आखिर किस कारण से हुई है? और फिर सबने सर नीचे कर लिया और राजा ने कहा, चलो ठीक है, अब राजमहल जाने की तैयारी करो, वहाँ पर जाकर जो भी है विचार विमर्श करेंगे कि आखिर क्या करना है, और ये जो लड़की है ये भी हमारे साथ चलेगी। वो राजा और सैनिक जो थे वो वहाँ से गांव से गुजर रहे थे, तभी उस राजा ने वहाँ पर एक लाश देखी जो कि एक छोटे से बच्चे की थी, और वो लाश देखकर वो राजा खुद को रोक नहीं पाया और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा, जिसे देखकर सारे सैनिक जो थे वो भावुक हो गए, और साथ ही साथ वो यक्षिनी भी जो कि लड़की के रूप में वहीं खड़ी थी, और उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसने क्या किया है। वो जो राजा था अपने सैनिकों के साथ और यक्षिनी के साथ राजमहल वापस पहुंच गया। वो राजा आराम कर रहा था और किताबें देख रहा था, और वो तरीका ढूंढ रहा था कि आखिर वो यक्षिनी को कैसे मारे। तभी उसे एक तरीका जो था वो मिल भी गया, और उसने एक हथियार तैयार किया जिससे यक्षिनी की मौत हो सकती थी। लेकिन जब भी वो यक्षिनी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता तो उसका जो दिल था वो मानता नहीं था, क्योंकि वो जो यक्षिनी थी वो धीरे धीरे उस राजा को पसंद आने लगी थी। और एक रात वो जो राजा था वो अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी एक सेवक वहां पर आया और उसने राजा से कहा, महाराज वो जो लड़की थी जो उस गांव से यहाँ राजमहल में आई है रहने के लिए, वो आपसे मिलना चाहती है, क्या मैं उसे अंदर भेजूं? और फिर उस राजा ने कहा, हाँ उसे अंदर भेज दो। उस राजा ने उस हथियार को अपने पास छुपा लिया, और उसके बाद उस यक्षिनी ने उस राजा से कहा, क्या हुआ नाराज? जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया, गाँव आकर मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी भी निर्दोष की जान नहीं। अब तो हम एक दूसरे के हो गए हैं, तो इस नाराजगी का क्या फायदा? मैं भी अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ, ऐसे मत। उस राजा ने कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद उस यक्षिनी ने कहा, देखो ऐसे मत करो, ऐसे मुझे मत तड़पाओ, ऐसे नाराज रहोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं जा रही हूँ, जब मेरी याद आए तो वापस आ जाना। ये कहकर वो जो यक्षिनी थी वो पीछे मुड़ गई, और वो जो राजा था उसने हथियार निकाला और वो यक्षिनी को मारने ही जा रहा था, तभी उसका जो हाथ था वो अपने आप ही रुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जो यक्षिनी थी उसने कहा, तभी यक्षिनी ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? मैंने तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर कैसे तुम्हारा हाथ रुक गया? मारो मुझे, यहाँ पीठ पे नहीं, यहाँ मारो, सामने से मारो ना। वो जो राजा था वो चाहकर भी उस यक्षिनी को नहीं मार पाया, और उसका जो हथियार था वो नीचे गिर गया, और उसने यक्षिनी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उस यक्षिनी ने भी कसम खा ली कि वो अब किसी निर्दोष की जान नहीं लेगी, और उसके बाद वो राजा और वो यक्षिनी खुशी खुशी रहने लगी।